गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, दिल्ली मेट्रो अपने परिचालन को कब से शुरू कर रही है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारे परिवहन जो है हमारे बंद पड़े हैं, बट सरकार ने यहाँ पे फैसले लिए कुछ यहाँ पे, तो ये बोल रही है कि दिल्ली मेट्रो कब से चलने वाला है। चलिए इसका आंसर आपको देना है। आपको ऑप्शन है 1 सितंबर, 7 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 12 सितंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 7 सितंबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4.0 दिशा निर्देश की घोषणा की है, जो कि 1 सितंबर 2020 से लागू होंगे। 4.0 दिशा निर्देशों के तहत गृह मंत्रालय ने फिर से शुरू करने के लिए एक रास्ता दिया है। 7 सितंबर 2020 से एक कैलिब्रेट तरीके से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। अब दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो दोनों 7 सितंबर से जनता के लिए फिर से शुरू कर दी जा रही हैं। ये यहाँ पे डिसीजन लिया गया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक दुखद खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और कोमा में थे। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट पर यह जानकारी दी। भारतीय राजनीति के सबसे बड़े, अब कुछ यहाँ पे जानकारी जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय राजनीति के सबसे बड़े राजनेता प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, इस महीने की शुरुआत में मस्तिष्क की सर्जरी के बाद कोमा में थे। श्री मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। अब कुछ उपलब्धियां इनकी जान लेते हैं। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। उन्होंने सन 1997 सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला। वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय एवं आंतरिक रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया। वह लंबे समय के लिए देश के आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त नहीं लेने का गौरव भी अर्जित किया था। तो इनके नाम पे एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त इन्होंने नहीं ली थी। उन्हें प्रथम दर्जे का मंत्री भी माना जाता है। सन 1988 से 1985 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी की। उन्हें सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इसी के साथ साथ प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, मुस्तफा अदीब किस राष्ट्र के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्या तैयारी चल रही है उनकी। आपके पास ऑप्शन है बेलारूस, लेबनान, माली और तुर्की। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है लेबनान। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आदिब को चार वर्ष पूर्व लेबनान मुख्यमंत्रियों ने पद के लिए उनकी पसंद के रूप में नामित किया था। अभी रिसेंट में क्या हुआ था, लेबनान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसको लेके वहां के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वहां का पद जो था वो रिक्त हो गया। तो इसके लिए मुस्तफा आदिब जो थे अगले प्रधानमंत्री के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय किसानों और उनके खाद्य उद्योगों के बीच खाई को पाटने के लिए एक ई कॉमर्स या ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया। आपके पास ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, जर्मनी या फिर यूएई। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है यूएई।
संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय किसानों और उनके खाद्य उद्योगों के बीच अंतर को पाटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया। एग्रीओटा एक नई तकनीक से चलने वाला एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म है, जो भारत में ग्रामीण किसानों को बिचौलियों को दरकिनार करने, आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करने और सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने की अनुमति देगा। यहाँ पे मेन काम क्या हो गया इसका कि भाई ये क्या करना चाहते हैं, जो बिचौलिया थे किसानों के बीच में और व्यापारियों के बीच में, इसको खत्म करना चाहते थे। ये डायरेक्ट किसानों को मंडी से जोड़ना चाहते थे, उनसे डायरेक्ट जोड़ना चाहते थे, उनके बीच में खाई जो थी उसको खत्म करने की इन्होंने व्यवस्था की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 30 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस मामलों में दुनिया का सबसे बड़ा एकल दिवसीय स्पाइक दर्ज किया? ऑप्शन है आपके पास यूएस, ब्राजील, जापान या फिर भारत। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ये रिसेंट में अभी हुआ है, इसका आपको पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर में ट्रेंडिंग में था, ये न्यूज़पेपर चल रहा था। चलिए इसका आंसर है भारत। भारत ने एक रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया भैया। 30 अगस्त 2020 को 80,092 ताजा COVID मतलब कोविड-19 मामलों की रिपोर्टिंग करके कोरोना वायरस मामलों में दुनिया की सबसे अधिक एकल दिवसीय स्पाइक के लिए एक रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में सबसे ज्यादा 80,000 मरीज यहाँ पे या पॉजिटिव मरीज जो थे आंकड़े हमको यहाँ मिले थे। भारत 80,000 का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद सिंगल डे केस वृद्धि हुई, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी इससे पीछे है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित वाणिज्य उड़ान संचालन को कब के लिए निलंबित कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित वाणिज्य जो उड़ान है वो कब तक के लिए डीजीसीए ने निलंबित कर दिया? आपके पास ऑप्शन है 15 सितंबर, 30 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर 21 सितंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। इसका आंसर है 30 सितंबर। चलिए डिटेल तक जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित वाणिज्य उड़ान संचालन 30 सितंबर 2020 तक नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए का फुल फॉर्म भी हमको यहाँ पे मिल गया कि नवीनतम आदेश के अनुसार निलंबित कर दिए गए थे। चलिए यहाँ पे डीजीसीए का हमको एक फुल फॉर्म भी मिल गया। यहाँ पे दो चीज मिल गई हमको यहाँ पे कि 30 सितंबर तक रद्द कर दिया गया है, मतलब 30 सितंबर तक निलंबित रहेंगी सारी उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय, और साथ ही साथ में हमको क्या मिल गया यहाँ पे डीजीसीए का फुल फॉर्म भी मिल गया, नागरिक उड्डयन महानिदेशक। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर या फिर नवंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये बात बोली थी, तो ये आपको पता रहना चाहिए। जो भी प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हैं, मानते हैं, या फिर FM रेडियो में जो आता है या टीवी में आता है वो सुनते हैं, उनको ये पता रहेगा और सबको पता रहना चाहिए। चलिए आंसर क्या है? इसका आंसर है 30 अगस्त। 30 अगस्त को, मतलब अगस्त का महीना जो है, इसके लिए सितंबर का जो महीना है वो पोषण माह के लिए इन्हें सुनिश्चित किया था। और ये कब प्रसारित हुआ? 30 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब से सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने अपने मासिक मन की बात रेडियो कार्यक्रम में पौष्टिक आहार का पालन करने के लिए बोला और उसके महत्व के बारे में जानकारी देते हुए ये जानकारी साझा की कि भाई हमको सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाना चाहिए, अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन लेना चाहिए और हमको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना है। मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से आपको ये चीज बोलता जा रहा हूँ कि हमको अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन लेना है और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, जिससे कि हम कोरोना वायरस को से लड़ सकें। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 अगस्त को बोली थी अपनी मन की बात में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपिक जीता? ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर रूस। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है रूस।
रूस रहने वाला है इसका आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। भारत और रूस की घोषणा, मतलब दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, 30 अगस्त 2020 को की गई थी, क्योंकि फिडे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है। शतरंज ओलंपिक के संयुक्त विजेता के रूप में दिव्या देशमुख और निहार सरीन ने दूसरे दौर में अपने खेल से कनेक्शन खो दिया था और उन्हें मजबूरी में ये होना पड़ा, उन्होंने अपना कनेक्शन छोड़ दिया था, इसलिए संयुक्त रूप से भारत और रूस को यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या बता रहा है। हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन का 28 अगस्त को कोलन कैंसर की से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। उन्हें अपने काम के लिए जाना जाता था, जिन्होंने निम्नलिखित फिल्मों में से एक थी, कौन सी आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेस, स्पाइडरमैन या फिर एंटमैन। आपको बताना है चैडविक बोसमैन के बारे में बताना है, ये कौन थे, इनकी प्रख्यात फिल्म कौन सी थी। ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है ब्लैक पैंथर। हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन, जो कि ब्लैक पैंथर में अपने काम के लिए जाने जाते थे, 28 अगस्त 2020 को कोलन कैंसर के साथ 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद इनका निधन हो गया। वो 43 वर्ष के थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलाई जानी है। चलिए ये क्वेश्चन जो था ये न्यूज़पेपर में ट्रेंडिंग में भी था, आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। चलिए क्या आने वाला है, इसका लगातार न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी आ रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ में, तो आपको इसके बारे में पता रहना ही चाहिए। क्या बोल रहा है, पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलनी है। ऑप्शन है आपका देवलानी से दानापुर, कोल्हापुर से पटना, जयपुर से हाजीपुर या फिर कोलकाता से जमशेदपुर। चलिए आंसर बताइए इसका कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर है देवलानी से दानापुर। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी, यह पूरी तरह से एक पार्सल ट्रेन होगी, जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने एवं ले जाने के लिए उपयोग किया जाएगा। अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से ही जाते थे और ट्रकों में ही जाया करते थे। इसमें जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाता था। किसान रेल नासिक से देवलानी से बिहार के दानापुर तक चलने वाली है। तो ये कहां से कहां तक चलेगी, नासिक से देवलानी और बिहार के दानापुर तक ये चलने वाली है ट्रेन। इसमें सिर्फ क्या जाने वाला है, इसमें फल, सब्जी, अनाज, ये सारी चीजें जाने वाली हैं। ये पूरी तरह से पार्सल ट्रेन रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जम्मू कश्मीर के किस उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जिसको कैग बोलते हैं, नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आपके पास गिरीश चंद्र सक्सेना, गिरीश चंद्र मुर्मू, निवास कुमार सिन्हा या फिर नरेंद्र नाथ वोहरा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे, क्या आने वाला है। नया कैग कौन नियुक्त किया गया, यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं ये। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया कैग, इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG नियुक्त किया गया। IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह CAG बनाया गया। चलिए यहाँ पे हमको एक और जानकारी क्या मिल गई कि पूर्व कैग कौन थे, हमारे राजीव महर्षि जी थे। इनकी जगह पे गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS भी हैं। चलिए यहाँ पे हमको 3-4 चीजें मिल गई। क्या मिल गई, नंबर 1 चीज कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को हमने महालेखा परीक्षक या CAG बोलेंगे, इसको नियुक्त किया। इसके पहले कौन थे कैग, हमारे राजीव महर्षि जी थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल
नियुक्त किए गए थे। ध्यान रखिएगा, इसके पहले यहाँ पर जब हमारा जो अभी जो धारा 370 अलग करी गई है, उसके बाद सबसे पहले उपराज्यपाल कौन थे, ये एक जनरल नॉलेज ये भी बनता है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से फैसला लिया? ऑप्शन है आपके पास 3%, 5%, 2% या फिर 4%। रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी रेपो रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेपो रेट कितना रहने वाला है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 4%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने के और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज दर और बैंक दर 4.24% पर बनी रहेगी। 4.42 मतलब कितना हो गया, 4.4245% पर बनी रहेगी हमारी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे। चलिए इसका आंसर रहने वाला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे योजना का नाम क्या हो गया हमारा, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत की इन्होंने। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाने का इस्तेमाल किया जाता है, होने के कारण राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज क्या मिल गई भाई, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है और इसको कौन इकट्ठा करता है, वहां के राज्य के वनवासी करते हैं और जिन्हें बाद में राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना को उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया था। चलिए तो यहाँ पे एक और चीज क्या मिल गई, कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे मेन काम क्या था इस योजना का कि जो वहाँ के जो वनवासी हैं वो तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं और उसको सरकार को देते हैं, जिससे सरकार फिर आगे उसको बीड़ी बनाने में इसका यूज करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? चलिए ऑप्शन है आपके पास कैनरा बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक। क्या बोल रहा है, किस क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया? चलिए ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है इसका आंसर। चलिए इसका आंसर रहने वाला है कैनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। कैनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एचडीएफसी एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। 3 कौन कौन सी हो गई हमारे यहाँ पे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और तीसरी एचडीएफसी एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में 3 बीमा कंपनियों के साथ में इन्होंने साझा समझौता किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मशहूर लेखिका एवं समाजकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? ऑप्शन है आपके पास प्रभात खेतान, महाश्वेता देवी, महिमा कुकरेजा या फिर सादिया दहलवी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए।
चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर है सादिया दहलवी। सादिया दहलवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्या बताता है। सादिया दहलवी का जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। दिल से वह सूफी महिला थी। सूफी बात पर उन्होंने पहली पुस्तक सूफिज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हॉपर कलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की हुई थी, जिसमें उन्होंने सुर्खियों में ला दिया। उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012, जैस्मिन एंड जेन्स, यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल हैं। वे फिल्म निर्माता में भी रहीं। उनके कामों में द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली और खुशवंत सिंह के साथ नॉट अ नाइट मैन टू शामिल भी रही हैं। यहाँ पे इनकी कुछ मूवीज थी, ये भी यहाँ पे शामिल रही। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की है। बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजेक्शन हो सकता है, या आरबीआई ने यहाँ पे किस योजना के तहत ये शुरू किया था। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट पायलट योजना, दूसरा मनी योजना, तीसरा है हमारा चलन योजना और चौथा है हमारा क्या, मुद्रा योजना। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए मुझे। चलिए इसका आंसर है पायलट योजना। पायलट योजना, आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक के ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी बहुत कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद एक वर्ष के किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया। चलिए तो यहाँ पे भाई जलनखोर कौन है उनके बारे में आपको बताना है कि भाई जम्मू कश्मीर का हमने 370 मुद्दा खत्म कर दिया, तो उसको लेकर संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में मुद्दा किसने उठाया था। आपको यहाँ पे जलनखोर का नाम बताना है, कौन ऐसा देश है जो इससे जल रहा है। ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, रूस, भूटान या फिर चीन। तो आपको ये देख के समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या रहने वाला है, चीन रहने वाला है, क्योंकि चीन ही हमसे जलता है। चीन और पाकिस्तान दो ही तो है हमारे दुश्मन। गौरतलब है कि बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति की बात एक तीसरी बार हुआ जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राज्य अमेरिका परिषद, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूएनएससी के समक्ष उठाया। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इसी वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। चीन ने कई बार जम्मू कश्मीर की स्थिति को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूएनएससी के समक्ष उठाकर कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश भी की। चलिए तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई कि हमारा जो चीन है, चीन ने यहाँ पे तीन बार यहाँ पे मुद्दा उठाया था। कहाँ पर हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुद्दा उठाया कि भाई जम्मू कश्मीर में ये जो किया गया ये गलत किया गया है, ये मतलब इनको लग रहा है ऐसा कि भाई ये गलत किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू की। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या फिर दिल्ली। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है हरियाणा। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया। यह योजना का उद्देश्य क्या था, यहाँ पे राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों का विशिष्ट पहचान अंक आवंटित किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक इंटीग्रेटेड नंबर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश की कि भाई जितने भी परिवार हैं हरियाणा राज्य के अंदर, उन सबको हम इकट्ठा करेंगे और परिवार को हम एक आईडी देंगे
एक नंबर देंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं कि भाई किसको कितना डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, राशन मिल रहा है या कि स्कॉलरशिप मिल रही है, जो भी चीज़ है। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार में भी समग्र आईडी के नाम से ये योजना पूर्व में हम ला चुके हैं, वैसे ही यहाँ पर हरियाणा सरकार भी यहाँ पे ये योजना लाने की यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में और आगे पढ़ते चलेंगे। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।